नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे अमित शाह ने उद्धव और पवार को किया बेइज्जत, क्या है वोट जिहाद पार्ट 2, क्यों कांग्रेस में मची है भगदड़, क्या है नितिन गडकरी की बीजेपी को नसीहत और कांग्रेस पर क्यों भड़के संजय राउत। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में कयासू का हुआ दी एंड। अमित शाह बोले पीठ में छुरा घोंपने वालों की राजनीति खत्म, निशाने पर रहे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। वोट जिहाद पार्ट 2 पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोले महाराष्ट्र में एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बिगड़ी कांग्रेस की हालत, नेताओं को सता रहा है इस्तीफों का डर। भाई जगताप बोले आला कमान को लेना होगा कड़ा फैसला। चुनाव जीतकर खुश ना हो, जनता सवाल पूछेगी आपने क्या किया। बीजेपी के अधिवेशन में नितिन गडकरी ने नेताओं को दी बड़ी नसीहत। इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर फिर भड़के संजय राउत। बोले उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी की रोजी रोटी। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव पवार की भयंकर बेइज्जती की। उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार बीजेपी और आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। ठाकरे तो फडणवीस से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी फडणवीस से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं, जिससे कयास ये लग रहे थे कि ये लोग जल्द महायुति का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक झटके में इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धोखे की राजनीति करने वालों को जमीन में गाड़ दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी शरद पवार की आलोचना करने से बचती रही, लेकिन विधानसभा में ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अमित शाह ने शिरडी में हुई बीजेपी अधिवेशन में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जमकर बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमेशा धोखे की राजनीति की है। अमित शाह ने दोनों नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा, जनता ने उनकी राजनीति को 20 फीट जमीन में गाड़ने का काम किया है। बाला साहेब की विचारधारा को त्यागने वाले गद्दार उद्धव ठाकरे को भी जनता ने जमीन दिखा दी। विधानसभा चुनाव खत्म करने के बाद बीएमसी चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी का संगठनात्मक शिविर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शिरडी में हुआ। इस सत्र को अमित शाह ने संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने सभी महापुरुषों को याद किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी बड़ी जीत के लिए बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि मैंने शरद पवार की एक फोटो देखी, उनके पीछे महाराष्ट्र के क्षेत्रीय प्रभागों का एक नक्शा रखा गया था। वो सामने बैठे पत्रकारों के सामने ही भविष्यवाणी कर रहे थे कि लोकसभा में किस सेक्शन में क्या होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने आपके बताए क्षेत्र में क्या किया। हमने उत्तर महाराष्ट्र में 19, कोकण में 16, पश्चिम महाराष्ट्र में 24 सीटें जीती। अमित शाह ने कहा कि लोगों ने हमें धमकी देने वालों को औकात दिखाने का काम किया है। शरद पवार ने ताबड़तोड़ राजनीति की। उन्होंने धोखे और पीठ में छुरा घोंपने की राजनीति की है। वो ऐसे 1978 से करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में उनको उनकी हैसियत दिखा दी है। शरद पवार की धोखेबाजी की राजनीति को 20 फीट मिट्टी में दफन करने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। शाह ने कहा कि हिंदुत्व और बाला साहेब के विचारों के खिलाफ रहे उद्धव ठाकरे को भी जनता ने जगह दिखा दी है। महाराष्ट्र ने हमेशा सनातन धर्म और हिंदुत्व का समर्थन किया है। उनके साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को जोरदार सफलता मिली। अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना बाला साहेब की शिवसेना है और अजित दादा की एनसीपी असली राष्ट्रवादी है। और खबरों में अब बात फडणवीस की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का भारत में मतदान का अधिकार हासिल करने के वास्ते राज्य में अवैध रूप से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना वोट जिहाद पार्ट 2 है। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान फडणवीस ने 2024 लोकसभा चुनाव में एक समुदाय विशेष के बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ सामूहिक मतदान करने की घटनाओं का जिक्र किया था और इसे वोट जिहाद करार दिया था। शिरडी में प्रदेश बीजेपी के सम्मेलन में सीएम ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट जिहाद भाग 2 के तहत महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। नासिक के मालेगांव तहसील और अमरावती में ऐसे लगभग 100 मामले सामने आए हैं। ये लोग, जिनमें से कई की उम्र 50 साल के आसपास है, अवैध रूप से दस्तावेज हासिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा।
फडणवीस ने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं को जन कल्याण के लिए ठोस कोशिशें जारी रखनी चाहिए। राज्य में अगले कुछ महीनों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें तैयार और एकजुट रहना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है मंत्र पर चलना चाहिए। मुंबई, ठाणे और नागपुर सहित कई नगर निकायों के चुनाव 2022 की शुरुआत से लंबित है, जो अब होने वाले हैं, और इसी को लेकर एक बार फिर उन्होंने बीजेपी से एकजुट रहने को कहा है। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरते उन्होंने कहा कि बीएमसी में हमें और भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा, विधानसभा चुनाव से भी बेहतर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की हालत खस्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। महायुति के सामने कांग्रेस की हालत बेहद खराब होती जा रही है और इस बीच जब से स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पार्टियों ने अकेले लड़ने का फैसला किया है, तब से कांग्रेस और भी ज्यादा अलग थलग पड़ चुकी है। इस बीच खुद कांग्रेस के नेता भाई जगताप को लगता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में अब नहीं टिक पाएगी। ऐसे में उन्होंने पार्टी से वापस खुद को स्थापित करने की अपील की है। हालांकि इंडी गठबंधन की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी जल्दी वापसी कर पाएगी। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा, कांग्रेस एक मूवमेंट है, वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है, देश की आत्मा है और वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। पर यह दुर्भाग्य की बात है कि जिन वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के लिए 40-45 साल काम किया, कांग्रेस को लोगों तक पहुंचाया और जिनको लोग वाकई में मानते हैं, उनको पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के इस हाल पर पार्टी आलाकमान को विचार करना चाहिए। अगर पार्टी की आलाकमान आज के महाराष्ट्र के हालात पर, खासकर मुंबई के हालात पर सोच विचार नहीं करेगा, तो फिर सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राजनीति करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे जैसे लोग जो जिंदगी भर इस विचार से जुड़े हुए हैं, उनका पार्टी से इधर उधर जाने का भी सवाल उठता रहेगा, पर इससे महाराष्ट्र में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। भाई जगताप ने आगे कहा कि मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी। उस समय पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी थे, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब सबका फर्ज बनता है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, साथ ही आलाकमान का ये फैसला लें कि कैसे हम मुंबई में फिर से कांग्रेस को खड़ा कर सकते हैं और महाराष्ट्र में पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। भाई जगताप का यहाँ पर इशारा जो है वो ये साफ है कि कांग्रेस में कई नेता जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान सुस्त पड़ा हुआ है, जबकि नाना पटोले की इस्तीफे की मांग लगातार पार्टी में की जा रही है और इस बड़ी हार के लिए नाना पटोले को ही जिम्मेदार माना गया है। लेकिन कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं और जो छोटे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या फिर वो शिवसेना, शिंदे की जो शिवसेना है उसमें शामिल हो रहे हैं और एनसीपी का भी रुख कर रहे हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो एनसीपी यानी अजीत पवार की एनसीपी का रुख कर सकते हैं। खबरों में अब बात गडकरी की नसीहत की। बीजेपी के महाधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव जीतकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की उम्मीदों को भी पूरा करना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सब पर है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को हराकर सिर्फ संतुष्ट नहीं होना है, जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है, नहीं तो जनता सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया। जो उन्होंने किया वही आपने किया। हमें पिछली सरकारों से 10 गुना ज्यादा अच्छा काम करना है। महाराष्ट्र में हर युवा को रोजगार मिले, सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट विलेज होने चाहिए। लोग मजबूरी में शहर में आते हैं, यानी रोजगार पर जोर दिया और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी और बीएमसी चुनाव में एकजुट रहकर चुनाव प्रचार और पीएमसी चुनावों की तैयारी में लगने का आह्वान किया। खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। संजय राउत ने इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश के सामने संकट है, उसके सामने मैं मानता हूं कि इंडी गठबंधन को और मजबूत होना चाहिए। जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन बना, मैं इसको नहीं मानता। इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा किया है और बीजेपी को बहुमत से आने से रोका। संजय राउत ने आगे कहा, लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की बैठक नहीं हुई, ये कांग्रेस की गलती है। इंडी गठबंधन को बचाना है तो बातचीत होती रहनी चाहिए। उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी की रोजी रोटी हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह में नहीं बुलाया है। ईवीएम के माध्यम से देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में भी कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी, उसकी जमकर आलोचना की। सामने में लिखा गया है कि लोगों में अगर ये भावना पैदा होने लगी कि देश में इंडी गठबंधन और राज्य में महाविकास अघाड़ी एक झमेला ही बनकर रह गया है, तो इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार कौन है। जब ये दोनों गठबंधन बने और दोनों ने काम करना शुरू किया तो गठबंधन के हर घटक दल और आम जनता में उत्साह पैदा हो गया।
भारतीयों के मन में आत्मविश्वास का संचार हो गया था। देश पर थोपे गए मनमाने शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक ताकत का निर्माण हुआ। शिवसेना की तरफ से यह भी कहा गया कि अब्दुल्ला के बयानों को नकारा नहीं जा सकता। इंडी गठबंधन के नेतृत्व और यहाँ पर संभव हो तो एक संयोजक की जरूरत है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे होने दिया जाए या नहीं, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। इसलिए संवाद बनाए रखें, यही हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है। यानी महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने किनारा किया है, ऐसे में कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है और इंडी गठबंधन में भी कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर संजय राउत बार बार कांग्रेस को ही इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं और कांग्रेस से ही अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को ही आगे आना होगा। यानी सारे सैक्रिफाइस कांग्रेस से करने के लिए किए जा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी अब तक सिर्फ जश्न में डूबे हुए हैं। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।